कैरियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग हिंदी के अगले टॉपिक समास के बारे में पढ़ेंगे। समास, पिछली वीडियोज में हम लोग वर्णमाला और कारक के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो समास के संदर्भ में है। इस वीडियो को आप जितने पार्ट बनेंगे उन पार्ट को पूरा देखिए और फिर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले समास टॉपिक से प्रश्नों को मिलान करिए और ये देखिए क्या कोई एक क्वेश्चन ऐसा भी है जो पढ़ाए गए पाठ्यक्रम से अलग से आ रहा है। तो शायद ऐसा नहीं मिलेगा। मैं पूरे दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पिछले जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, उनमें जो पढ़ाया जाएगा वीडियो में से उसी में से आ रहा है। इस वीडियो को ध्यान से देखें, पढ़ें, अच्छा लगे लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें और हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब अभी तक ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको प्रत्येक आने वाली वीडियो तुरंत मिल सके। चलिए देखते हैं समास। समास, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। किसका संक्षेप? ये क्यों बना? किसका संक्षेप? किसी कहानी का संक्षेप, वाक्यों का संक्षेप, वर्णों का संक्षेप, शब्दों का संक्षेप, किसका संक्षेप? क्यों? किसका संक्षेप? इसका आंसर होता है शब्दों का संक्षेप। शब्दों का। अगला क्यों है कितने शब्दों का। कितने शब्दों का, इसका आंसर होता है दो या दो से अधिक। संक्षेप समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्यों बना? आखिर किस बात का संक्षेप, किस चीज का संक्षेप? तो बताया गया कि शब्दों का संक्षेप होना है। और फिर कितने शब्दों का संक्षेप? उसमें बताया गया कि दो शब्द कम से कम हो और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, यानी दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षेप। इस तरीके से अब हम समास की परिभाषा कर सकते हैं इन्हीं बिंदुओं को लेकर के। परिभाषा हमारी क्या बनेगी? दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। एक उदाहरण से समझें
कैसे दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षेप किया जाता है। जैसे एक उदाहरण है, मैं अपने मित्र के मैंने अपने मित्र के घर पर एक मरा एक कुत्ता मरा हुआ देखा। ध्यान दें, एक उदाहरण से हमें समझना है कि संक्षेप कैसे किया जाएगा। मैंने अपने मित्र के घर पर एक कुत्ता मरा हुआ देखा। अब इसमें इस वाक्य में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शब्द आए हैं। 11 शब्द आए हैं। इनको हम संक्षिप्त करेंगे, कुछ शब्दों को संक्षिप्त करेंगे। चलिए, मैंने अपने मित्र को घर पर मरा हुआ देखा। कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शब्द। 11 शब्द थे, 9 शब्द हो गए, यानी 2 शब्द कम हो गए, संक्षिप्त हुआ, लेकिन अर्थ का अनर्थ हो गया। मैंने अपने मित्र के घर पर एक कुत्ता मरा हुआ देखा। हमने मित्र के घर पर कुत्ते को मरा हुआ देखा था। अगर हम संक्षिप्त कर दिए तो ये हो क्या गया कि मैंने अपने मित्र को घर पर मरा हुआ देखा। यहां पर हमारा मित्र ही मर गया, ये अर्थ का अनर्थ हो गया। ये संक्षिप्त तो किया गया, लेकिन अर्थ का अनर्थ हो गया। इस प्रक्रिया को समास नहीं कहते। ये समास नहीं है कि कुछ शब्दों को हम कम कर दें, काट दें, अर्थ का अनर्थ हो जाए, वो समास है। ये समास नहीं हो सकता, इसमें समास नहीं है। अब हम वास्तव में देखेंगे कि समास कैसे होता है। देखिए, न्यूयॉर्क में गगन को चूमने वाली इमारतें हैं। कितने शब्द हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 शब्द इसमें हुए। इसी बात को हम दूसरे वाक्य में लिख सकते हैं। न्यूयॉर्क में गगनचुंबी इमारतें हैं। इसमें कितने वाक्य शब्द हैं? 1 2 3 4 5 शब्द। 8 शब्दों के स्थान पर 5 शब्द हो गए। क्या अर्थ परिवर्तित हुआ? नहीं, अर्थ वही है, केवल शब्दों को संक्षिप्त कर दिया गया। ध्यान से देखें तो पता चलता है कि गगन को चूमने वाली, गगन को चूमने वाली, इन 4 शब्दों को संक्षिप्त करके एक शब्द गगनचुंबी लिखा गया है। इसी प्रक्रिया को समास कहते हैं। इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। जो इसके पहले उदाहरण बताया गया था, वहां पर शब्दों को संक्षिप्त किया गया था, लेकिन अर्थ का अनर्थ हो गया था, इसलिए वो समास नहीं था। शब्द को संक्षिप्त किया जाए लेकिन अर्थ में परिवर्तन ना हो, इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। गगन को चूमने वाली 4 शब्दों को संक्षिप्त करके एक शब्द, हमारी परिभाषा क्या थी? 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। यहां पर 2 नहीं 4 शब्दों को संक्षिप्त करके एक शब्द बनाया गया। इस प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। ठीक, आगे
सामासिक पद। सामासिक पद, ध्यान दें, समास की प्रक्रिया से जो एक नया शब्द बनता है उसे सामासिक पद कहा जाता है। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने के फलस्वरूप जो एक नया शब्द बनता है उसे ही सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। जैसे हम इसको संक्षेप में लिख सकते हैं, समास की प्रक्रिया से बना एक नया पद सामासिक पद है। सामासिक पद को समस्त पद भी कहते हैं। समस्त पद भी कहते हैं। जैसे अभी कहा था, गगन को चूमने वाली बराबर गगनचुंबी। चार शब्द थे, इनको संक्षिप्त करके एक शब्द बनाया गया, एक नया शब्द बना, एक नया पद बना। इसे ही हम सामासिक पद या समस्त पद कहेंगे। सामासिक पद या समस्त पद। सामासिक पद या समस्त पद। अब आगे अब बात आती है कि सामासिक पद के भाग। सामासिक पद के भाग। किसी भी सामासिक पद के दो भाग होते हैं, दो अंग होते हैं। कौन कौन? एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। पूर्व पहले, जो पद पहले होता है, पद एक ही होता है, लेकिन आप जब उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें दो खंड हैं। इसके जो पहला खंड होगा, जो पहला पद होगा वो पूर्व पद कहलाएगा, और जो बाद वाला खंड होगा वो उत्तर पद कहलाएगा। जैसे उदाहरण था, गगन चुंबी। एक ही शब्द है, एक ही पद है, लेकिन इसके दो भाग हैं। गगन ये पूर्व पद होगा, पूर्व पद, और चुंबी ये उत्तर पद होगा। उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद। इसी तरीके से अगर दूसरा सामासिक पद लिखें, रथ चालक, तो रथ ये पूर्व पहले आया, पूर्व पद है, और चालक ये उत्तर पद। ठीक है, एक बार हम बैक से जाएं, पीछे से। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। किसका संक्षेप? शब्दों का संक्षेप। कितने शब्दों का संक्षेप? दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षेप। परिभाषा बनती है समास की, दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। फिर पूछा गया कि इस प्रक्रिया से जो नया पद बनता है वो क्या कहलाता है? उसे सामासिक पद कहते हैं। सामासिक पद को समस्त पद भी कहते हैं। किसी भी समस्त पद के दो भाग होते हैं। कौन कौन? पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद यानी वो पद जो पहले होता है, और उत्तर पद वो पद जो बाद में होता है। विग्रह। विग्रह
समास की उल्टी प्रक्रिया, समास की उल्टी प्रक्रिया, समास की उल्टी प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। अगर कोई सामासिक पद हो और पुनः उसके मूल पदों में बदल दिया जाए तो विग्रह कहलाएगा। जैसे अगर लिखा गया हो गगनचुंबी, एक सामासिक पद है, अगर इसको हम लिखें गगन को चूमने वाली, इस प्रक्रिया को विग्रह कहेंगे। विग्रह समझे? किसी सामासिक पद को पुनः उसके मूल पदों में बदलने की प्रक्रिया विग्रह कहलाती है। या एक पद को दो या दो से अधिक पदों में, दो या दो से अधिक शब्दों में बदलने की प्रक्रिया विग्रह कहलाती है। अब इस पूरे जितना अभी आपको बताया गया, इस पूरे तथ्य को हम एक चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसे हम परीक्षा दृष्टि भी कह सकते हैं। समझें। गगन को ये देखिए, ये हमारे मूल पद हैं। ये हमारा सामासिक पद या समस्त पद है। और मूल पदों को यानी दो या दो से अधिक शब्दों को एक शब्द में बदलने की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को हम समास कहेंगे। लेकिन इससे यह बदल दिया जा रहा है, एरो को ध्यान दीजिए, एरो यहां से इधर को आ रहा है, यानी गगनचुंबी को अगर गगन को चूमने वाली लिखा जाए, इसे हम विग्रह कहेंगे, विग्रह। और इस सामासिक पद के भी हमारे दो भाग हैं, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। यही होता है समास की पैटर्न, समास की प्रक्रिया। इसको प्रयास करें कि आप लोग बना लें। गगन को चूमने वाली, ये मूल पद है। अगर इसको हम एक शब्द गगनचुंबी लिख दें, इस प्रक्रिया को ही समास कहेंगे। और एक शब्द जो बना उसे हम सामासिक पद या समस्त पद कहेंगे। इस सामासिक पद या समस्त पद के दो भाग होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। और अगर हम इस सामासिक पद को पुनः उसके मूल पदों में बदल दें, ये प्रक्रिया विग्रह कहलाएगी। अब हम आगे पढ़ेंगे समास के भेद। समास को दो आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। दो आधार। पहला, पद प्रधानता के आधार पर। और दूसरा, सामान्य आधार पर। ध्यान दें, पद प्रधानता के आधार पर समास के चार भेद होते हैं। नंबर एक, पूर्व पद प्रधान।
पूर्व पद प्रधान। और जो पद प्रधानता के आधार पर पूर्व पद प्रधान होता है वही सामान्य आधार पर अव्ययीभाव समास होता है। अव्ययीभाव समास होता है। दूसरा, पद प्रधानता के आधार पर उत्तर पद प्रधान होता है और सेम यही सामान्य आधार पर तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु समास होता है। कहने का मतलब कि अव्ययीभाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु समास के उत्तर पद प्रधान होते हैं। अर्थात जिस सामासिक पदों के उत्तर पद प्रधान होते हैं वे या तो तत्पुरुष या तो कर्मधारय या द्विगु समास होते हैं। तीसरा, दोनों पद प्रधान। और पद प्रधानता के आधार पर जो दोनों पद प्रधान होते हैं वही सामान्य आधार पर उसी को द्वंद्व समास कहा जाता है। द्वंद्व समास। और इसी आधार पर पद प्रधानता के आधार पर दोनों पद अप्रधान, दोनों पद अप्रधान, इसी को ही यहां पर बहुब्रीहि समास कहा। बहुब्रीहि इस तरीके से देखिए, पद प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद और सामान्य आधार पर समास के 6 भेद होते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से समास के कौन से पद प्रधान, अव्ययीभाव समास का पूर्व पद प्रधान, तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु समास के उत्तर पद प्रधान, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान और बहुब्रीहि समास का दोनों पद अप्रधान होता है। ठीक है, ये समास के भेद हैं। हम सामान्य आधार पर आपको समास के भेद आपको पढ़ने हैं। इसी में से आप परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, एक शब्द दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें कौन सा समास है और उसमें आपको बताना होगा कि इनमें से 6 में से कौन सा समास है। कभी कभी पूछ लेता है कि इस सामासिक पद में कौन सा पद प्रधान है। अगर आप इसकी जानकारी आपको भली भांति होगी तो आप उसकी पद प्रधानता भी समझ जाएंगे। पद प्रधानता भी आपको बताया जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा बात देखिए। पहला हम पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास इसे हम याद कैसे रखेंगे? पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, दोनों पद अप्रधान। ठीक है, अगर किसी परिवार में पति पत्नी में से पति को पूर्व पद और पत्नी को उत्तर पद मान लिया जाए, परिवार में पति को पूर्व पद और पत्नी को उत्तर पद मान लिया जाए तो आपको कैसे परिवार मिल सकते हैं? एक परिवार आपको मिलेगा पूर्व पद प्रधान, अर्थात उस घर में जो पति होगा वो प्रधान होगा। प्रधान का मतलब प्रमुख होगा, सारे निर्णय घर के उसी के द्वारा लिए जाएंगे, वही नीति का निर्माण करेगा, वही सारे निर्णय लेगा। तो कहने का मतलब वो प्रधान होगा, सक्षम होगा, पति पूर्व पद प्रधान। एक परिवार आपको ऐसा भी मिलेगा जिसमें पति और पत्नी होंगे लेकिन पति की नहीं चलती होगी, वहां पर पत्नी की चलती है, यानी उसमें कौन सा पद प्रधान हो गया? उस परिवार में उत्तर पद प्रधान हो गया। और कुछ परिवार आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें पति और पत्नी दोनों मिल बैठकर निर्णय लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर दोनों पद
प्रधान होंगे, और कुछ परिवार ऐसे होंगे जिनके घरों के निर्णय ना पति लेता होगा ना पत्नी लेता होगा, बल्कि कोई तीसरा व्यक्ति लेता होगा, जैसे उनके छोटे भाई, पति के भाई या पत्नी के भाई। ठीक है, ऐसे जो लोग निर्णय लेते हैं, ऐसे निर्णय वाले घरों को हम कहेंगे दोनों पद अप्रधान। यानी ना वहां पर पत्नी अपने घर का निर्णय ले सकती है, ना तो पति ले सकता है, बल्कि एक तीसरा व्यक्ति, दोनों अप्रधान है, तीसरा व्यक्ति उनका निर्णय लेता है। इस प्रकार से वो दोनों पद अप्रधान, पति प्रधान, पत्नी प्रधान, दोनों पति पत्नी दोनों प्रधान, इसमें कोई तीसरा प्रधान होता है। ठीक है, इस तरीके से इसे याद रखेंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे नंबर 1 अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, ध्यान दें। अव्यय, अगर सामान्य रूप से हम इसकी डिफाइन करना चाहेंगे तो इसमें दो बातें हम देखेंगे। एक, पहली बात हम जान चुके हैं कि समास का पूर्व पद प्रधान होता है, और दूसरी बात है कि पूर्व पद अव्यय होता है। हो गया अव्ययीभाव की परिभाषा, जिस सामासिक पद का पूर्व पद प्रधान हो और वो अव्यय हो उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिस सामासिक पद में पूर्व पद प्रधान हो और वो अव्यय हो, वो सामासिक पद अव्ययीभाव समास होता है। लेकिन इसकी परिभाषा से इस समास को नहीं समझा जा सकता। सबसे पहले हम समझे अव्यय क्या है। अव्यय नहीं समझना है, ध्यान दें। अव्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, आधन व्यय। व्यय माने होता है खर्च करना, ध्यान दें, या खर्च होना या परिवर्तित होना। खर्च होगा तो परिवर्तित होगा, खर्च नहीं होगा तो परिवर्तित नहीं होगा। एक उदाहरण से समझें। आप 100 रुपए की नोट अपने पर्स में रख के मार्केट गए, आपने मार्केट में घूमे टहले, घर चले आए। घर आने पर क्या वो नोट आपकी बदल गई होगी पर्स की? नहीं बदल गई होगी, वही 100 रुपए की नोट होगी। लेकिन दूसरे दिन आप फिर दोबारा मार्केट गए और इस बार आपने कुछ खा लिया, एक टॉफी खा ली, तो क्या वो 100 रुपए की नोट परिवर्तित होगी कि नहीं होगी? वैसे बनी रहेगी, बदल जाएगी। जैसे ही आपने कुछ खर्च किया वैसे ही वो नोट परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि अब वो 100 रुपए की एक नोट नहीं बचेगी, अब वो फुटकर के रूप में आपके पर्स में हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपने उसको भुगतान किया होगा, उसमें से वो कुछ रुपए काट करके शेष रुपए आपको वापस किए होंगे, वो द्रव्य आपका बदल चुका होगा। अर्थात अगर खर्च होगा तो परिवर्तित होगा, खर्च होना या परिवर्तित होना एक समानार्थी है। अव्यय का मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जो परिवर्तित ना हो, जो परिवर्तित ना हो। क्या परिवर्तित ना हो? एक हमारा क्यों बना, आखिर क्या परिवर्तित ना हो? क्यों क्या परिवर्तित ना हो? किसके ना परिवर्तित ना होने की बात हो रही है? मौसम के ना परिवर्तित होने की बात हो रही है कि मौसम का परिवर्तन ना हो?
कि अपने मित्र के परिवर्तित होने की बात की जा रही है कि हमारा मित्र परिवर्तित ना हो, बदले ना, मेरे आप बदल ना जाना मौसम की तरह। कुछ ऐसा तो मामला नहीं है, आखिर क्या परिवर्तित ना हो? तो वहां ना मौसम के बदलने की बात है, ना मित्र के बदलने की बात है, यहां पर शब्द के ना परिवर्तित होने की बात है। किसके ना परिवर्तित होने की बात है? शब्द के। अर्थात वह शब्द जो परिवर्तित नहीं होते वे अव्यय हैं। अव्यय जो शब्द परिवर्तित नहीं होते अर्थात सर्वथा एक समान बने रहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। एक उदाहरण से समझें। हाँ, एक चीज और कि ये शब्द बदलते क्यों हैं, परिवर्तित क्यों होते हैं और क्यों नहीं परिवर्तित होते? तो उसका आंसर होता है शब्द में परिवर्तन जो होता है, परिवर्तन जो होता है वो लिंग, वचन, कारक व काल। लिंग, वचन, कारक व काल के प्रभाव से शब्द परिवर्तित होते हैं। अर्थात अव्यय की परिभाषा की जा सकती है कि वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक व काल के प्रभाव से परिवर्तित ना हो वे अव्यय हैं। अव्यय क्या है? जो लिंग, वचन, कारक, काल के प्रभाव से परिवर्तित ना हो वे अव्यय है। एक उदाहरण से समझें। लड़का आया लेकिन खाया नहीं। ये हमारा मूल वाक्य है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, आसानी से समझने के लिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। लड़का धीरे धीरे बोलता है। ध्यान दें, ये हमारा मूल वाक्य है। अगर इस वाक्य में हम लिंग का परिवर्तन कर दें तो क्या हो जाएगा? लड़की धीरे धीरे बोलती है। ये कैसे हुआ? लिंग परिवर्तन से। लिंग परिवर्तन से। अगर इसका वचन बदल दें तो लड़का लड़के हो जाएगा। लड़के धीरे धीरे बोलते हैं। वचन परिवर्तन से। अगर हम इसका काल बदल दें, टेंस बदल दें तो हो जाएगा लड़का धीरे धीरे, कुछ भी हो जाएगा, बोल रहा था। काल का परिवर्तन। ध्यान दें, लड़का लिंग बदलते ही लड़की हो गया, वचन बदलते ही लड़के हो गया। लड़का शब्द परिवर्तनशील है, बदल रहा है। क्रिया को देखिए, बोलता है, लिंग बदलने पर बोलती है, वचन बदलने पर बोलते हैं और काल बदलने पर बोल रहा है, बदल रहा है। इसलिए ये परिवर्तनशील है। लेकिन धीरे धीरे शब्द, धीरे धीरे एक ही शब्द है, एक शब्द है।
दो शब्द नहीं, धीरे धीरे दो शब्द नहीं है, एक शब्द है, ये नहीं बदल रहा है, इसलिए ये अव्यय है। अब अव्यय के कुछ उदाहरण बताइए। धीरे धीरे, जोर जोर, लेकिन, किंतु, परंतु, अगर, मगर, इधर, उधर, तमाम शब्द, वरन, अपितु, इसलिए ये तमाम शब्द अव्यय होते हैं। हिंदी में आपको तमाम शब्द ऐसे मिलेंगे जो जिस रूप में आप उनको देखते हैं उसी रूप में देखते आए हैं। जैसे यहाँ देखिए, लड़का धीरे धीरे बोलता है, लड़की धीरे धीरे बोलती है, नहीं हुआ, धीरे धीरे ही रहा। ठीक है, वो बदलेगा नहीं, कभी नहीं बदलेगा। जैसे एक शब्द है लेकिन, नहीं बदलेगा। लड़का आया लेकिन खाया नहीं, हम इसका लिंग बदल देते हैं। लड़की आई लेकिन ही खाई नहीं, होगा ऐसा? नहीं होगा। लड़की आई लेकिन खाई नहीं, चाहे वजन बदले वो हमेशा लेकिन ही रहेगा, इसलिए वे अव्यय है। अब ये प्रश्न बनता है कि क्या अव्ययी भाव समास बनाने के लिए इतना माइन्यूटली हमें अव्यय चेक करना होगा? उत्तर है नहीं। अव्ययी भाव समास बनाने के लिए जो प्रमुख अव्यय है वो है यथा, प्रति, हर, भर, आ, उप, अनु, यही सब प्राय अव्ययी भाव समास बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। अव्यय बहुत हैं, लेकिन वो सारे के सारे अव्यय नहीं आते, ज्यादा से ज्यादा ये आते हैं। एक पहचान ये हो गई, और दूसरी पहचान हम आपको बता रहे हैं, आवृत्त्यात्मक शब्द भी होते हैं। जैसे अभी आपने देखा, जोर जोर, धीरे धीरे, ठीक है। ऐसे ही कानों कान, रातों रात, आवृत्त्यात्मक शब्द हैं। दिनों दिन, ये शब्द भी अव्ययी भाव समास बनाने के लिए प्रयोग होते हैं। ये दो पहचान आप याद रखिएगा अव्ययी भाव समास के लिए। एक जो प्रमुख अव्यय है अव्ययी भाव समास बनाने के लिए है, आते हैं वो यथा, प्रति, हर, भर, आ, उप, अनु आदि आते हैं। आवृत्त्यात्मक शब्द आते हैं, कानों कान, रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, बातों बात आदि सब आवृत्त्यात्मक शब्द हैं। ये अव्ययी भाव समास होते हैं। एक उदाहरण से समझें। उदाहरण देखें, एक शब्द दिया गया है यथा शक्ति, आपसे पूछा जाए कौन से, इसमें कौन सा समास है, आप तुरंत बताइए अव्ययी भाव समास है। क्यों? क्योंकि इसमें पूर्व पद यथा, एक अव्यय आया है। अभी आपको बताया गया था यथा, प्रति, अनु, हर, भर, ये ज्यादा से ज्यादा आते हैं। अच्छा, इसका विग्रह क्या होगा? यथाशक्ति, यथाशक्ति इसका विग्रह होता है जितनी शक्ति हो, जितनी शक्ति हो। जैसे कहा जाए सभी को जितनी शक्ति हो उतना दान देना चाहिए, तो जितनी शक्ति हो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? यथाशक्ति। सभी को यथाशक्ति दान देना चाहिए, तो जितनी शक्ति हो या शक्ति के अनुसार। अगला उदाहरण है आमरण, आ आया। आप तुरंत समझ जाइए कि अव्ययी भाव समास है। आ आया, इसका विग्रह क्या होता है? मृत्यु तक। आजीवन, आप तुरंत समझ जाइए अव्ययी भाव है। आ आया, क्या होता है इसका वो विग्रह? जीवन भर। हाथों हाथ, आवृत्त्यात्मक शब्द आ गया,
इसमें अव्यय नहीं आया, आवृत्त्यात्मक शब्द आ गया, हाथ हाथ 2 बार आया, इसलिए ये अव्ययी भाव समास होगा। इसका विग्रह होगा हाथ ही हाथ में। ऐसे तमाम इसके उदाहरण होंगे। आप बुक से इन उदाहरणों को देख लीजिए। जितने भी उदाहरण होंगे इसी कसौटी पर होंगे और पूर्व पद उनका अव्यय होगा या तो आवृत्तात्मक शब्द होंगे और ऐसे शब्दों में, ऐसे सामासिक पदों में अव्ययी भाव समास होगा। आशा करता हूं कि आपको समास की परिभाषा, सामासिक पद के भेद, विग्रह तथा उनके समास के विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण तथा अव्ययी भाव बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। अब आगे समास के भेद को पढ़ने के लिए अगली वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।